अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान में विंड टर्बाइंस के अंदर किस तरह से पैसा खाया जा रहा है और ये जो है गुज़िश्ता 10 बरसों में बिजली का क्या हाल हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर मैं आपको बताऊं। आज हम बात करेंगे कैसे पिछले चंद सालों में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है यतीमी के दौर से होते हुए नाकामी की राह पर आई और कैसे एक शख्स को पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस का नाखुदा बना दिया गया जिसका तमाम अहल खाना व अहल अयाल अमरीकी शहरियत रखते हैं और जो रोज़े अव्वल से एक ख़ास ज़ाती एजेंडे पर चलता हुआ ख़ुद को पाकिस्तान का फ़ॉरेन मिनिस्टर समझने लगा। जी, आज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का रूह रवां जो है कोई और नहीं बल्कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बराए खारजा अमूर जनाब तारिक फ़ातमी हैं, जो दावों के बरखिलाफ़ ना कभी पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा रहे और ना ही पाकिस्तान का अमेरिका में सफ़ीर। ये उनके दावे हैं जो कि गलत है और ये वही शख्स है जिसकी बीवी एक NGO ट्रुथ फाउंडेशन चला रही हैं और इस NGO के साथ बड़ी कहानियाँ हैं। वो पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस ऑफ विमेन एसोसिएशन की पेट्रन इन चीफ भी हैं और इस ओहदे की रिपोर्ट्स भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। तारिक फ़ातमी जो है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, जो ना कि पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं और ना ही कोई आइनी ओहदा रखते हैं, लेकिन इख्तियारात उनके वफाकी वज़ीर की तरह इंजॉय करते हैं। ये वही तारिक फ़ातमी हैं जिनकी वजह से इस वक्त मराकश और कनाडा में 2 बरतानवी शहरी मुबैना तौर पे पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और जनाब सईद काजी साहब आज हमारे मेहमान हैं। सईद साहब, आपको चंद चीज़ें मैं बता दूं पहले कि तारिक फ़ातमी ने 2013 में वज़ारत ख़ारजा को एक ख़त लिखा। इसमें वज़ीर-ए-आज़म को बताए गए अवामिल के पेश नज़र ये सिफारिश की गई कि मिस्टर शहजाद अहमद को दोहा में हमारे सफ़ीर के तौर पर तैनात किया जाए, जो कि 22 साल तजुर्बा के हामिल एक मशहूर बैंकर है, नॉट सफारतकार, एक बैंकर है और इनका फाइनेंस और इकॉनमी और कॉमर्स इनका बड़ा बैकग्राउंड है और दोहा में पहले से मौजूद सफ़ीर सैयद हसन रज़ा को शायद जो अब कोलालमपुर में है सफ़ीर शाहिद अहमद जी कियानी की जगह तैनात कर दिया जाए। 22 दिसंबर 2013 को वो अपनी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच जाएंगे। ये इस किस्म की अपॉइंटमेंट्स उन्होंने कराई हैं और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का हाल तो आपको पता है कि पूरे मुल्क में आइसोलेट होकर रह गया। ये स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। देखें, थोड़ी सी बात शामिल कर दूं साथ। आपको पता है कि ये जो एयरपोर्ट बना है इस्लामाबाद वाला, इसमें जो 12 कंसल्टेंट थे जिन्हें इंजीनियर होना चाहिए था, उनमें से एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी था। आप गौर फरमाएं जरा, ये है। तो ये मेरे ख्याल में यहाँ पे जो क्राइटेरियन है ना, यहाँ पे जो मेयार है जो मुकर्रर किया गया, वो अब लॉयल्टी है, PR है आपकी, वो नहीं रहा। ये बड़ा अफसोसनाक है एंड आई रियली, जिधर भी अगर आप देख लें तो हमें इसी का। और ये फिर ये जो आप बात अभी आप स्टोरी बताएंगे ना तारिक फ़ातमी साहब की, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन जमा हुई, एक रिट। वो रिट की राजा ज़हूर अल हसन वल्द मोहम्मद नवाज़ ने दरख्वास्त जमा कराई और सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न और तारिक फ़ातमी को उसमें अपना फ़रीक बनाया। उनका मौक़िफ़ है कि हुकूमत पाकिस्तान हर तरह के अंदरूनी ख़तरात को काबू करने में नाकाम रही है और इसी तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के में गाफिल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुख्तलिफ ख़तरात का सामना है। अभी तक हुकूमत ने किसी को वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर ही नहीं किया। शुरू में सरताज अजीज़ को वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी मुशीर बराए ख़ारजा अमूर मुकर्रर किया गया और वो अब हुकूमत ने सरताज अजीज़ के बाद तारिक फ़ातमी को वज़ीर-ए-आज़म का स्पेशल असिस्टेंट बराए ख़ारजा अमूर एक नोटिफिकेशन जिसका नंबर 3-4/2003 मिनिमम 1 तारीख उसकी 7/6/2013 है। उसके बाद वज़ारत ख़ारजा के मामलात टोटल पैरालिसिस और कन्फ्यूजन का शिकार हैं। ब्यूरोक्रेसी और मशहूर खुसूसी स्पेशल असिस्टेंट के दरमियान रकाबत का जो निज़ाम फट पड़ा है, उसकी वजह से फ़ॉरेन पॉलिसियाँ आपकी नाकाम हो रही हैं। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर कोई आइनी ओहदा नहीं है, इसके लिए किसी किस्म की हलफ की ज़रूरत नहीं है और इस ओहदे को किसी किस्म की कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी हासिल नहीं है और ये पार्लियामेंट को भी जवाब देनी है। ये अपने ओहदे के तकाजे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में इनको बैठना चाहिए, लेकिन वज़ारत ख़ारजा में उन्होंने दफ्तर बनाया हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म से कुर्बत की वजह से वज़ारत ख़ारजा की हसास दस्तावेज़ात जो हैं वो मांगते हैं, उन पर ज़ुबानी अहकामात जारी करते हैं जो उनके ऊपर
आप लागू नहीं कर सकते किसी तरह कोर्ट ऑफ लॉ में, और उससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो हाल है वो आपको पता चल रहा है। इनकी तयनाती और इनका तरीका जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। उन्हें किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने क्लियर नहीं किया, ना वो किसी का जवाब दें, और फॉरेन पॉलिसी मामलात में दखल अंदाजी की वजह से पाकिस्तान एक इंतहाई डिबैकल का शिकार है। खुद को साबिक सफ़ीर बराए यूएस से जाहिर करते हैं, जो कि गलत और बेबुनियाद बात है। वो कभी पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर नहीं रहे। गो तारिक फ़ातमी 1999 में अमेरिका उनको सफ़ीर नामज़द किया गया था, लेकिन चार्ज लिया नहीं था उन्होंने, ना उन्होंने संभाला था। तारिक फ़ातमी ने अमेरिका से ताल्लुकात में बेहतरी लाने के नाम पे मुतअद्दिद अमेरिका के दौरे किए, और हर बार वो पाक अमेरिका ताल्लुकात की नौइयत समझने में नाकाम रहे, और वापसी पर उन्होंने हमेशा कौम से गलत बयानी की है। खुद को साबिक सेक्रेटरी खारजा बताते हैं, और ये बात मुस्लिम लीग नून के मंशूर में भी लिखी हुई है, मगर ये टोटल झूठ है। अपने पूरे करियर में वो कभी सेक्रेटरी खारजा नहीं रहे। मुझे ये बताएं, एक शख्स जो इतनी ब्लेटेंटली झूठ बोल रहा है, दुनिया के आगे बोल रहा है, और आपकी पॉलिसी टोटल उसने उड़ा के रख दी है। F-16 की डील अमेरिका आपको सारी आपके सामने है। नहीं, इनके खिलाफ तो एक और पिटिशन भी एडमिट हो गई है ना। वो क्या थी, वो जो NGO के हवाले से थी, जिस पे हमने बात भी करते रहे। उसके अलावा एक दो और भी चार्जेस थे, वो एक तो इनकी बेगम की जो NGO है, सब जुडिस मैटर है, लेकिन एडमिट कर ली है जब कोई फाजिल अदालत ने वो है। लेकिन बात यह है कि देखिए मुबशर साहब, बात आखिर में एक ये आती है कि आपकी हुक्मरानी का मकसद क्या है। आप जो बातें कर रहे हैं ना, पेपर पे तो यही होना चाहिए कि भाई अगर वो वज़ीर ख़ारजा है तो हमारे खारजा पॉलिसी हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई वज़ीर ख़जाना है तो भाई हमारे ख़जाने की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। यहाँ ये नहीं हो रहा। यहाँ कुछ लोग हैं जो बड़े लीचेज़ हैं, जिसे आप लीचेज़ कहते हैं, वो इस मैशत या जो बॉडी पॉलिटिक है या जो ये मैशत का जिस्म है उससे वो लगे हुए हैं। उनका ये मकसद है। हाँ, बयान एक बड़ी मुसीबत है कि अब चूँकि माशाल्लाह ये जमहूरियत तशरीफ़ ले आई है, अब भाई वोट लेना पड़ता है जी, वोट लेना पड़ता है। कौन सा वोट एक नहीं, मतलब एक टीवी पे बैठना पड़ता है, टीवी पे बैठ के जमहूरियत के गुण गाने पड़ते हैं। हाँ, वो ड्रामा भी है। अब ये एक मुसीबत पड़ गई है पूरी वो दुनिया में। एक ड्रामा है, सोप ऑपरा है। मतलब करना काम और हैं, बेसिकली जो काम हो रहे हैं वो और हैं। काम इनकी बेगम कर रही है। इनकी बेगम क्या कर रही हैं, उनको इन्होंने वजारत खारजा की जो NGO है PFOWA उसका पेट दिया। अब इनकी जोजा जो है फॉरेन मिशन से NGOs के लिए पैसे इकट्ठे करती हैं, और तारिक फ़ातमी, मिसेस पेल के ज़हीरुद्दीन दोनों डायरेक्टर्स हैं, और इस NGO का नाम ट्रू वर्थ फाउंडेशन है। इनकी बीवी जो है वो PFOWA के ज़रिए NGOs के लिए कई लाख इकट्ठे किए। हकीकत ये है कि ये पैसे रूट स्कूल के फैसल मुश्ताक ने PFOWA को दिए थे, जो इन्होंने अपने नाम पे लगा लिए। फिर क्या है कि बाद में वो ट्रू वर्थ फाउंडेशन को ट्रांसफ़र भी कर दिए गए, लाखों रुपया था। इन पैसों के बदले तारिक फ़ातमी और उनकी अहलिया जो है अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए H8 में वाक़े 10 कनाल का एक प्लॉट जो है वो भी एक स्कूल को ट्रांसफ़र करा दिया। उसे चेयरमैन CDA ने गैर कानूनी करार दिया। तो इस मामले को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने नैब और FIA से तहकीक करवानी चाहिए। तो तारिक फ़ातमी ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया। अब उसके बाद किसकी हिम्मत थी, FIA की या किसी की, प्राइम मिनिस्टर जब बीच में पड़ जाएंगे। अपनी तमाम बेटियों और दमादों के लिए अमरीकी शहरियत उन्होंने हासिल कर ली है इस ओहदे को इस्तेमाल करते हुए, और उनकी सारी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है। क्या इस शख्स का इस ओहदे पर रहना इस मुल्क के लिए ख़तरनाक नहीं है? देखिए, बात यह है कि जिस तरह से आप ये बात कह रहे हैं और ये बता रहे हैं, जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, और उसके बाद कोई इसकी कभी तरदीद नहीं आई। अच्छा, इसके बाद ये भी नहीं हुआ कि अगर जो इल्ज़ामात और स्कैम सामने आए हैं उनकी कोई आगे प्रोसीडिंग्स हो गई हों, बेशुमार इससे पहले बातें निकलें। मैं मसलन आपको याद दिलाता हूँ, अगर आप इजाज़त दें, कि ये आपने जो इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स था टेक्सला का, एक 2 नंबर कंपनी को आपने, वो आते हैं ना ज़ुबैर साहब, तो क्या कहते हैं, और यार इनको तो मैशत का ही नहीं पता। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जी इनको मैशत का सिर्फ उन्हें पता है। आज तक किसी ने कुछ पूछा? ये मैंने 2 मिनट पहले एयरपोर्ट की बात की, 19-20 अरब रुपए का नुकसान हुआ, आपने ये जो स्ट्रिप्स गलत बता, किसी ने पूछा? अब ये केस तो फाजिल अदालत के पास है। ये जिस केस की आप बात करें, ये जिसमें उनकी बेगम का नाम आया वो एडमिट भी हो गया। ये प्लाट 10 कनाल का इस पे भी आया है। अब देखें ये कोई नतीजा इसका निकलता है या नहीं निकलता। बहरहाल इससे पहले तो आज तक नहीं निकला। बात यह है कि जिन लोगों को वो डीलिंग कर रहे हैं, व्हीलिंग और डीलिंग कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अमेरिकन और बड़े जूनियर लेवल के लोग हैं, उनको ला के फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर बैठा दिया उन्होंने। पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो गैर मुल्कियों के हाथ में इस वक्त।
अफसोसनाक बात यह कि सबसे पहले तो ये कहते हैं जी हम तो फॉरेन अफेयर्स में मुदाखलत नहीं कर सकते। पहले तो हम किस किस्म के हुक्मरान हैं जो फॉरेन जो मिनिस्ट्री आपकी कैबिनेट है वो इशारा हम पिंडी की तरफ कर देते हैं। ये एक तो ये मामला है। तो फिर अगर वो कर रहे हैं या वो कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपको बताता हूँ कि ये आपको ये बता रहे हैं बार बार कि आपके और अमेरिका के ताल्लुकात जितने अभी अच्छे हैं इतने कभी भी नहीं थे, लेकिन हकीकत यह है कि जितने अभी ख़राब हैं इतने कभी भी नहीं थे। ये दो तीन आपके जो अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं, आपके जो ईरान के ताल्लुकात हैं, आपके जो सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात हैं, आपके यूएई के साथ जो ताल्लुकात हैं, कौन सा मुल्क है काजी साहब जिससे आपका ताल्लुक ठीक है? अभी ड्रोन उसने हमला जब किया यहाँ पे तो क्या किसी जगह पे किसी फोरम पे, हाँ एक दफ़ा हल्का सा बयान आ गया कि जी पता नहीं बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है। हाँ सरताज, वैसे एक बात देखें, मैं बल्कि मुझे ये कहने दें कि सरताज अजीज़ साहब के जो 2-3 बयान आए अमेरिका के हवाले से, और फिर एक रिपोर्ट आई जो कि पता चला है कि वो सिविलियन और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने तैयार की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क में और अफगानिस्तान में और ख़ित्ते में अमन अमेरिका का मकसद नहीं है बल्कि डिस्टेबलाइज रखना है फॉर इट्स प्रेजेंस। तो मेरे ख्याल में ब्यूरोक्रेटिक सर्कल से तो रेजिस्टेंस आई अमेरिका को फॉरेन ऑफिस के हवाले से, मगर अफसोस की बात है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनकी कुछ और ही मसाइल हैं अमेरिका बहादुर के हवाले से। लेकिन ज़्यादा बात यह है कि वाशिंगटन में क्या किया है कि ऐसे लोगों को अपना इत्तेहादी बना रहे हैं या लॉबियस्ट बना रहे हैं, बेसिकली जो इंडियंस हैं या इंडियन नस्ल हैं, और इस तरह इंडियंस जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको डिज़ाइन कर रहे हैं और उसके आर्किटेक्ट बन गए हैं। किसके खिलाफ हम यार? अब आप जब इंडिया की बात करते हैं तो मुझे एक कोटेशन मुझे दूसरी दफ़ा दोहरानी पड़ रही है आपके पास, यहीं इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था, जिस तरह किसी मजदूर का कोई मुल्क नहीं होता इसी तरह सरमाए का भी कोई मुल्क नहीं होता। देखे ना, ये अगर आपने, मैं उस दिन मैट डैमन की वो मैं एक वीडियो देख रहा था, ये जब आपस में मिलते हैं आप कभी आपने गौर किया? जब मुख्तलिफ मुल्कों बज़ाहिर बहुत हमारी दुश्मनियाँ हैं, लेकिन जब इनकी मीटिंग्स आपस में होती हैं, ये जो अब हुक्मरान मिलते हैं मुख्तलिफ ममालिक, सिर्फ पाकिस्तान के इंडिया के नहीं सबको देख लें, दे आर वन क्लास एंड दे आर मोर क्लोज टू ईच अदर देन जो ये दुश्मनी का ड्रामा हमारे साथ करते हैं। ये जो बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे गुफ्तगू होती है, नीचे तस्वीर के नीचे लिखा होता है 2 हुक्मरान बैठे हैं और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे गुफ्तगू करें, वो क्या दिलचस्पी होती है? बाहमी दिलचस्पी या बाहमी कारोबार, क्या मामला होता है? तो मेरे ख्याल में हमें यह समझ जाना चाहिए कि हम रूल्ड हैं, हम रियाया हैं। वो हालत आपकी ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल जो है, पाकिस्तान ने 60 साल में 1947 से 2007 के दरमियान 8 ट्रिलियन जो रुपए हैं वो कर्जे लिए हैं, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मौजूदा जमहूरी हुकूमत ने 2008 से 2016 तक पाकिस्तान पर 21 ट्रिलियन रुपए का कर्जा चढ़ा दिया है। सिर्फ 8 सालों में 16 ट्रिलियन रुपए का कर्जा अवाम के लिए अच्छी हुकूमत और जमहूरियत का समरात है, और गुज़श्ता 9 सालों में पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जा 400% तक बढ़ा दिया गया है। 2007 तक दरमियानी बैरूनी कर्ज़ों और सालाना लाइबिलिटीज़ बढ़ने की शरह जो है 1.4% थी, जो कि 2008 से 2016 के दरमियान 13.3% और ख़तरनाक हद तक और बढ़ रही है। 1947 से 2007 तक रोज़ाना की बुनियाद पर 0.67 बिलियन रुपए जो है कर्जा लिया जाता था, जो 2008 से 2016 तक 5.21 बिलियन रोज़ाना लिया जाने लगा। 2000 से लेके 2013 तक 1.4 ट्रिलियन की पाक इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जारी किए गए, और मुस्लिम लीग की हुकूमत ने सिर्फ इब्तदाई 18 महीने में 3.03 ट्रिलियन मालियत के इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जो हैं वो जारी कर दिए। मौजूदा फाइनेंस मिनिस्ट्री की गैर मुनसिफाना हिकमत अमली में, जिसमें निजी बैंकों को रीफाइनेंसिंग की इजाज़त दी गई, सिर्फ इसकी बदौलत 85 बिलियन रुपए का खर्चा जो है वो सर्विसिंग कॉस्ट की मद में पाकिस्तान को लौटाना पड़ा। ये पैसा आपका बच्चे, मेरे बच्चे कैसे लौटाएंगे? मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दुनिया भर में जो रियासतें कर्जा लेती हैं उसकी सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट वो देते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी आमदनी कम है और हम जो आप पे अखराजात कर रहे हैं ये ज़्यादा हैं, उनको मीट करने के लिए हमने कर्जा लेना है। ये बुनियादी आर्ग्यूमेंट। इसके बारे में 2 रिपोर्ट्स आई हैं, एक तो भी फ्रांस में आई है जिसका एक सिटीज़न कमेटी फॉर डेट रिफॉर्म के नाम से बनी है। एक रिपोर्ट अब इससे पहले एक्वाडोर में आई है। उन्होंने ये बताया है कि पिछले 20, 25, 30 सालों में जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो नीचे गई है, यानी जो आवाम पे आपके अखराजात थे वो नीचे चले गए हैं। ये कर्जा आपने किस काम के लिए लिया? ठीक है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने जो फाइंडिंग दी है फ्रांस में, वो ये कहते हैं
कि फ्रांस के ऊपर जो फ्रांस के अवाम पे उसके हुक्मरानों ने कर्जा लादा है वो 60% 2 नंबर और जाली इनलेजिटिमेट है। यही बात 2008 में एक्वाडोर के प्रेसिडेंट ने कही थी और उसने डेट कैंसिल कर दिया था, एक दिन बुला के दोनों दफातर बंद। मैं ये बात करता हूँ तो लोग कहते हैं यार ये पागल हो गए हैं, ये कैसी बातें करते हैं, इस दुनिया में होती है। 2008 में उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसने कहा जी कि 70% कर्जा जो है ये पिछले हमारा जो डिक्टेटर था उसके साथ मिलकर 2 नंबर लिया इन्होंने एक्वाडोर में, ये हमने 100 रुपए में से 70 रुपए आपको नहीं देने, 30 रुपए देने, लेने तो ले लें वरना तशरीफ ले जाएं। और यही हुआ। तो बेसिकली जो कर्जा है दुनिया का बहुत बड़ा स्कैम है, ये पब्लिक स्पेंडिंग नहीं करते। यहां से 133 मिलियन डॉलर जो डेली आप बाहर निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्यूरोक्रेसी, जो फिगर जहां दिए गए हैं या जो स्टेट बैंक जो फिगर देता है, जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये वो माल है बेसिकली। तो पैनामा में जो माल है उसके लिए TORs क्यों बनाते हैं? तो कहां बने हैं? नहीं, मेरा मतलब वो यानी तजवीज़ क्यों आई? यार वो तो एक मुबशर साहब, वो तो एक कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी बन के रहेगी ना, वो सारे खेल जो हो रहे हैं आपस में। बेसिकली बात क्या हो रही है? हम तो अब ये कहते हैं कि जनाब आप एक कानून बनाएं कि आप सारे अपोजिशन वाले भी, हुकूमत वाले भी, आप कानून से बालातर है। अच्छा, आज उन्होंने उसको पकड़ के बंद कर दिया, एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट क्या था उसको बंद कर दिया। अच्छी बात है, बताएं अगर वो गलत बना था तो बंद कर दें, लेकिन इससे पहले मैं 4 बता चुका हूँ इनकी अपनी गवर्नमेंट। चलें यार टॉप की छोड़ दें, PM साहब को और उनको छोड़ दें, ये नीचे जो 4-5 हम रोज़ाना रोते हैं बैठ के, ये एयरपोर्ट की पकड़ के दिखा दें हमें। ये हमें ये जो टेक्सला है अभी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स में आपने 2 नंबर एक दिन में कंपनी खड़ी की, उसके बाद पता चला वो कंपनी कोई नहीं है, उसके बाद टाइम फिश ना पूछा ना बात, और फिर हमें उमर साहब कहते हैं, जुबैर साहब फरमाते हैं कि यार आपको मैशत का पता नहीं, हमें फिर इस बदनवानी की मैशत का तो हमें नहीं पता। शायद सईद काजी साहब हमारे साथ ही एक ब्रेक इनके पास, और आपको बताता हूँ और क्या हो रहा है इस मुल्क में। ठीक है भाई। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आपको बताऊं कि एक आपके आइन के मुताबिक एक असूल है कि अगर आप 60% से ज़्यादा आप बोरोइंग नहीं कर सकते अपने मुल्क के बजट के, और पाकिस्तान की ऑफिशियल बोरिंग जो है वो तकरीबन 72 से 75% हो गई है, और अगर इसमें आप CPEC डाल लें तो जनाब आप 100% जो है उसको टॉप जाएंगे। और ब्रेट स्टीफन्स ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़रीद लेना चाहिए। इनसे कहें अपने कर्जे माफ़ कराने हैं तो न्यूक्लियर बंद कर दें। यहाँ ये थ्योरी तो बहुत अरसे से गर्दिश में है, मगर ये जो आप अभी बात कर रहे हैं ना, फाइनेंस बिल में कोशिश की गई है कि बजट के साथ वो जो डेट लिमिटेशन का एक्ट है उसको आपको पता है बदलने की कोशिश की गई है, जिस पे अपोजिशन ने ज़रा किया है। तो बहरहाल बात यह है कि अब हमारे पास इस रियासत को चलाने के लिए कर्ज़ों के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम एक डेट ट्रैप में फंस चुके हैं और ये विशियस ट्रैप है, और इससे निकलने हम वो नहीं कर सकते जो आप ब्रेक से पहले कह रहे थे। औकात चाहिए ना सर, वहाँ स्टेट्समैन चाहिए, दुकानदार नहीं चाहिए हजूर। देखें हम सियासत, लोग कहते हैं यार आप, मुझे अनकन्फर्म न्यूज़ है मेरे पास, मुझे कंफर्म नहीं है कि मियाँ साहब ने सिर्फ पिछले 1.5 साल में $7 बिलियन जो है वो भिजवाया है थ्रू MCB and JS बैंक। आई डोंट नो इफ यू हैव दिस सच अ ह्यूज, अगर इसकी कोई है आपके पास। अब आप ट्रेल तो देते नहीं है, मैं क्या करूं? नहीं मतलब ट्रेल दिखा लेना, लेकिन मैं ट्रेल ना अपोजिशन मांग रही है आपकी। लेकिन मैं जो एक बात मैं कह रहा था, देखिए हम ये नहीं कहते सियासत से मुअज़्ज़ज़ पेशा कोई नहीं है, ये पैगंबरों का पेशा है, ये इंसानों और समाजों की तकदीर बदलने वाले लोग होते हैं। मगर हुआ क्या है ओवर द ईयर्स, तकदीर फोड़ने वाले भी होते हैं। इनकी जगह कुछ भेस बदल के लोग आ गए, तकदीर फोड़ने वाले आ गए। हाँ वही है, लेकिन ये इन इटसेल्फ अपनी ज़ात में ये मामूली पेशे हैं जिसमें जाने चली जाती हैं, जिसमें लोग जाने देते हैं। अब मामला ये है कि अब लोग जो है वो इसमें कारोबार में चले गए हैं। अब रियासत जो है वो निजी कारोबार को संभालने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये हो रहा है। बात यह है कि 480 मिलियन रुपए के गर्दशी कर्जे जो हैं उनकी अदायगी स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट बनी है। फेडरल गवर्नमेंट ने गर्दशी कर्जों की मदद में ये सर्कुलर डेट जो है 480 मिलियन रुपए की अदायगी जो है वो उसका स्पेशल ऑडिट किया, और ये स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट जो है डायरेक्टर जनरल वापडा ने इसको तैयार किया। तफसीलात के मुताबिक गर्दशी कर्जे जो हैं उनकी अदायगी की कुल रकम जो है 503.25 बिलियन रुपए थी, जो कि लिक्विडेटेड डैमेजेस निकालने के बाद 480.109 बिलियन रुपए थी। और 27 जून 2013 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को एडवाइस किया कि ये जो कर्जे हैं
ये सेटलमेंट अकाउंट से 341 बिलियन पेप्को को अदा कर दिए जाए। पेप्को के मुताबिक उसने रकम से 270,291 बिलियन रुपए IPPs और 71,7 बिलियन ऑयल एंड गैस सप्लायर्स को एक्यूमुलेटेड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस की मद में अदा किया। यार बत्ती आ नहीं रही है, ये गर्दिशी कर्जे किस तरह जा रहे हैं IPP मैं ना कल एक सेक्टर के बड़े आदमी के पास बैठा था जो कि मतलब इसमें काम करते हैं, तो मैंने उन्हें ये कहा कि जो हमें बाद में नहीं पता चला, पहली फिगर मुझे पता चली 478 अरब की जो इस गवर्नमेंट ने पहला गर्दिशी कर्जा अदा किया था, जिसमें 260 अरब रुपए का था कैपेसिटी पेमेंट जो बिजली नहीं बनी थी। अच्छा, अब मैंने उनसे साहब से पूछा इसमें क्या रैशनल है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उनका ये देखें, आपने एक टैक्सी हायर की और उससे वो आपने नीचे खड़ा कर दिया, अब वो चल नहीं रही, आप ऊपर फ्लैट में चले गए अपने, वो शाम को आपसे आप पूरा बिल लेगा। इसी तरह IPP आप, ये मुझे आर्ग्यूमेंट दिया गया। मैंने कहा जरूर बात ये है, पहली बात तो ये है कि 80-20 के कोलैटरल में अगर 80% पैसा बैंकों से लिया गया है और वो बैंकों को सर्विस मैं और कंज्यूमर कर रहा है उसको, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने इन बिल्ट रख दी बीच में एक शिक, वो ये शिक है कि जनाब आप बिजली ना बनाए तो आप ज़्यादा पैसे बनाएंगे। अब बात ये हुई, मैंने एक दिन कलासरा साहब ने बड़ा मजा लिया मेरे इस फिक्रे का, मैं दोबारा कहता हूँ, मैंने कहा हजूर दो में से एक काम हो सकता है, या बिजली बन सकती है या माल बन सकता है। आप माल बना लें, वो धड़ाधड़ बन रहा है। अब पता लगता है सारे काम छोड़ के लोग जो हैं वो IPPs में जा रहे हैं, क्यों कि हेजल लेरी से। मजे की बात है कि 600 बिलियन का कर्जा और आ गया उसके ऊपर, तो ये खत्म नहीं हो सकता। आपको याद है जो पूरा नाम क्या था, कैमरॉन जब यहाँ से गया था, अमेरिकी सफीर था, उसने एयरपोर्ट पे सिर्फ एक फिक्रा बोला था, उसने कहा यहाँ बिजली की जनरेशन का मसला नहीं है, यहाँ बिजली की कीमत का मसला है। और मैं फिर अर्ज किए देता हूँ कि आप पूरी रियासत को बेच के खुदा न खास्ता खाकम बदन इन जो ब्लैक होल्स ऑफ प्रॉफिट्स हैं उसमें डाल दें आप नहीं पूरा। अभी 86 बिलियन डॉलर की किसी में ये फिगर दी है कि ये जो इन्होंने 90 से लेके अब तक निकाले हैं इस माल में से, और इन्होंने 2 बार आपकी सॉवरेन गारंटी को चैलेंज कर दिया। वो तो होती रहती हैं, फिर उसमें जाहिर है जब आप पेमेंट नहीं करते। अब ये है कि ये 18, अब मेरे प्रोग्राम में क्या नाम है उनका, शमसुल मुल्क साहब कहते हैं, और एक जय्यद आदमी उनका नाम है एक, वो कहते हैं जी 1.5 रुपये में बन सकती है बिजली। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं, जब मैंने अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपकी 18,000 थी और आप 16-14,000 पे यानी खजल ख्वार हो रहे थे आप, तो आप नहीं पे हो सकती बिजली। ये बिजली पूरे खत्ते में सबसे महंगी तो आप बेच रहे हैं, इस पर कोई बात ही नहीं करता। मतलब पीपल्स पार्टी से लेके अब तक, यहाँ जब लाहौर में आए थे हमारे दोस्त, क्या पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब, किसी ने सवाल नहीं किया गवर्नर हाउस में उनको, क्या है परवेज अशरफ साहब, उनसे कोई बात ही नहीं करता। ये इनको खोल के तो देख लो यार, मुमकिन है मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, या जो मेरा सोर्स है वो डॉक्टर मुनीर कमाल की एक ब्लॉग मैंने पढ़ा था फाइनेंशियल टाइम्स में, मैं हैरान रह गया कि यार ये मुआहदे हैं जिसके बारे में हेजल लेरी आके यहाँ पे कह रहा था कि डील्स ऑफ द सेंचुरी हो गए, बुरकस निकाल दिया हमारा उन डील्स ने, और जब तक हम उन डील्स से बाहर नहीं जाते नहीं बन सकती बिजली, अंधेरे ही मिलेंगे आपको और आप अंधेरों का बिल देंगे। इस मुल्क की तकदीर बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। देखिए मैं ये नहीं कहता, तो देखिए जब ये किनारे फलक का स्याह तरीन गोशा, यही है मतलब माह तमाम कहते हैं। जब अंधेरे, जब सुबह का पैर से पहले सबसे पिच डार्क सुबह होती है, वो किरण, और मैं आया। आपको क्या पता कि आप रात को 1:45 बजे वाले अंधेरे में है कि सुबह वाली किरण के अंधेरे में? नहीं, अभी ये तो तयन कर लेना ज़रा पहले। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंसानियत का सफ़र अगर देखें, यहाँ तक हम बड़े बुरे ऐद में फंसे हुए हैं। ये ब्रेक्सिट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हर जगह पे ये जो है लुटेरे बैठ गए ऊपर आके, सिर्फ वतन अजीज़ नहीं हर जगह बैठे हैं। लेकिन बात ये कि इंसान जहाँ से जहाँ तक पहुँचा है, वो ब्रेक्सिट ने साबित कर दिया जमहूरियत इंडिया वो इंग्लैंड को भी तोड़ गई है। नहीं, जमहूरियत होती तो ना टूटता। असल में जो मार्टिन शुल्स का बयान था, वो सबसे, मार्टिन शुल्स जो उनकी पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट है ब्रसेल्स में, उसने एक बात, यूरोपियन यूनियन का, उसका जो पहला बयान आया BBC पे, उसने कहा कि लोगों ने इशारा दिया है कि दौलत की तकसीम ठीक करो। अगर यूरोपियन यूनियन, इसलिए मैं आज ये हमारे लिए भी सबक है इसमें कि यूरोपियन यूनियन क्यों टूटा, क्योंकि आपके फेसलेस अनइलेक्टेड जो आपके बैंकर्स थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया। एक जलूस में मैंने एक प्ले कार्ड देखा यूनान में, वो कहते हैं यार हमारा ये ख्याल था कि ये जो पार्लियामेंट है ये सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करती है, हमें तो अब पता चला है कि सेंट्रल बैंक ओन करता है इस पार्लियामेंट को। दिस इज हाउ। सो जब तक ये डेमोक्रेसी, असल डेमोक्रेसी, अवामी डेमोक्रेसी, मजदूर की डेमोक्रेसी बहाल नहीं होती, और ये सरमाए का खेल, ये जो म्यूजिकल चेयर है, ये अरबपति खानवादों के दरमियान इक़्तिदार का, हम इसी तरह ये बोलते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। हमने इससे सीखना नहीं है। हमने कश्मीर के अंदर नहीं हम रेफरेंडम करवा सकते ना, पूरी दुनिया में रेफरेंडम हो जाएगा।
कश्मीर में एक आखिरी जो सर्वे हुआ था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये यूके में हुआ था, ये BBC ने करवाया था और ये खासा पुराना है। उस सर्वे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि दोनों हिस्सों में जो सबसे बड़ा दुश्मन जिस चीज़ को लोगों ने करार दिया था, इंडियन कश्मीर में भी और पाकिस्तानी कश्मीर में, वो गुर्बत थी। और जो सबसे बड़ा खौफ था वो नौकरी का और रोज़गार का था। ये दोनों अतराफ में था। यार ये वहाँ नहीं, ये हर जगह है। आज तो दुनिया में हर जगह ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन हम वाइल प्रेजेंटिंग दिस वेरी ब्लीक पिक्चर विच इज़ क्वाइट रियलिस्टिक, मैं ये नहीं कहता, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आज हम ये बात कर रहे हैं, ये बातें खुल के हो रही हैं, लोग हमें बैठ के सुन रहे हैं, तो देयर इज़ अ रूम और मेरे ख्याल में तब्दीली आएगी। कई सही साहब हमारे पास ही हैं, लेकिन ये वेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं कि कर्जा चढ़ाने वाली चक्कियाँ। एक ब्रेक के बाद आपको बताऊँगा। एक ब्रेक। नेपरा ने एक सुओ मोटो नोटिस देते हुए वो एक विंड पावर प्लांट का टैरिफ जो है वो 10.4 सेंट से कम करके 8.4 सेंट कर दिया। लेकिन सुओ मोटो लेने से एक माह पहले, एक माह के अंदर अंदर 20 प्लांट्स को 10.4 सेंट पर मजदूरी दे दी और अब इन पर यह नोटिस लागू नहीं होगा और ये अब अगले साल तक पाकिस्तानी अवाम को महंगी बिजली फराहम करेंगे, जबकि इसी टैरिफ को 6 सेंट होना चाहिए था। और $1.1 मिलियन प्रोडक्शन कॉस्ट जो है नेपरा को $1.7 मिलियन फी विंड पावर प्लांट जो है उसके ऊपर मिली है। प्लांट्स अभी भी क्या कहते हैं कि 25% फुल एक्यूरिटी के साथ असल लागत से बहुत ज़्यादा ओवर इनवॉइस है। 2 विंड पावर प्लांट्स जो हैं उनके टैरिफ 10.5 सेंट या इससे ज़्यादा 20 विंड पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो हर प्लांट 50 मेगावाट बिजली बनाएगा और मिल मिलाकर ये 3000 मेगावाट बिजली बनाएंगे। इसका तखमीना $6 अरब रखा गया, हालांकि इस पर असल कीमत $4 अरब आएगी। 25% इक्विटी और 75% बैरूनी कर्जा पाकिस्तानियों के सर डाल दिया गया, जिनको $10 अरब 16% सूद पर वो जो है अगले 20 साल अदा करने होंगे और पाकिस्तानी कौम की जेब पर सालाना $12 बिलियन का एक डाका मारा गया। हम बता रहे हैं, मैं बिल्कुल शऊरी तौर पे ये बात बता रहा हूँ कि ये डाका पड़ रहा है, इसके ऊपर तो सुओ मोटो नहीं होगा। सुओ मोटो खैर क्या होना है या नहीं होना, हमारा तो प्रेरोगेटिव नहीं है ना ये करना। हम तो रिपोर्ट करेंगे, जब हो जाएगा तो नहीं होगा तब भी रिपोर्ट कर देंगे। सवाल ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जब ये आप ब्रेक्सिट की बात कर इसको रिलेट करते हैं, ये रिसेशन, अब आज एनालिसिस की ज़रूरत है कि इसका हम पे क्या असर होगा। इंडिया वाले कर रहे हैं, इंडिया पे इसका क्या असर होगा। पूरी दुनिया में रिसेशन है और रिसेशन इस तरह दोबारा हिट कर सकते हैं 2008 के बाद, और दुनिया एक बड़ी खौफनाक माशी सर्द मौसम में जा सकती है। एक विंटर, इकोनॉमिक विंटर में हम एंटर हो सकते हैं। अब ये है कि इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि यार हमारी पहली एक्सपोर्ट्स जो हमारी जो इंडस्ट्री है वो 7% ऑफ GDP है, जो हमारी ये अच्छा या जो हिट होगी हमारी ज़राअत बुरी तरीके से। अब अगर इनपुट्स जो हैं, ज़राअत तो तबाह हो गई, अच्छा तबाह हो गई, वो तो उसका जो असल फिगर आया है वो उससे बहुत नीचे है जो कि हमें बताया गया है, उन्होंने बताया। अच्छा इंडिपेंडेंट जो यार ये इतनी आराम से झूठ कैसे बोल लेते हैं? नहीं, वो तो बहुत पुराना मुहावरा है ना कि एक झूठ होता है, एक सफ़ेद झूठ होता है और एक सरकारी अदाद-ओ-शुमार होते हैं। तो ये इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, इसे खेलते रहते हैं लोग। बात यह है कि जहाँ आपको अखबारों में, TV के टॉक शो में आपको जो आप खुशहाली दिखाते हैं ना, वो नहीं नज़र आती अगर ज़मीन पर ना हो तो। ये कभी जब तक वो TV के टॉक शोज़ की स्क्रीनों से निकल के ज़मीन तक ना आए। आज क्या हुआ, जो पहले जो मार्टिन शुल्ज़ ने बयान दिया यूरोपियन यूनियन के परखचे टूट गए। आज क्यों टूटा? उसने क्या कहा कि जनाब लोग तकसीम दौलत मांग रहे हैं और आप जो ढेर इधर माल का लगाया हुआ, इधर आपने सेफ हेवन्स बना दिए हैं, इधर हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने, चोरी का रास्ता खोल के कि यहाँ से पैसे निकालो और सेफ हेवन्स में जाके रख लो, ठीक है। और एक उधर से आपने यूरोपीय अवाम को तो ये एक कहानी है और ये कहानी उस वक्त और इसके खिलाफ मूवमेंट्स बन रही हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, वो तो कोशिश तो वो ये कर रहे हैं ना कि दोबारा से करवा के एक रेफरेंडम रिवर्स करवा लें, लेकिन नहीं, देखें ज़ाती रिश्ते हों या मुल्कों के दरमियान रिश्ते हों, अंदर की रिफ्ट हो तो ऊपर की लेपा पोती से वो बंद नहीं होते। नहीं, लेकिन इंग्लैंड को प्रॉब्लम है ना, अगर वो ना हुआ तो फिर स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी अलग हो जाएंगे। स्कॉटलैंड को जवाब दे दिया आज यूरोपियन यूनियन ने। स्कॉटलैंड का जी आप बिल्कुल अलग ना, नहीं, वो मैं कहा वो वैसे अलग होंगे।
नहीं, वो तो उन्होंने तो कहा है ना, उन्होंने अलहदगी के लिए इसलिए कहा है स्कॉटलैंड ने कि हम यूरोपियन यूनियन से बाहर नहीं जाना चाहते। यूरोपियन यूनियन बड़ी गुस्से में है इस वक्त। एक तो उन्होंने बरतानिया को कहा कि जल्दी जल्दी निकलो भाई, और दूसरा उन्होंने स्कॉटलैंड को कहा कि आप उधर ही 2 रहें। साल का पीरियड है, वो कह रहे हैं 6 महीने में करो पूरा। कह 6 महीने में। अच्छा, वो ना जो मुझे लैनर की बात याद नज़र आ रही है, कहती जब इंसान किसी खाई के ऊपर पहुंच जाता है ना तो स्टॉप्स रीजनिंग। तो मुझे यूरोपियन रूलिंग एलीट का भी यही लग रहा है कि एक खाई के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि ली पेन जो है फ्रांस में, मैरीन ली पेन जो है वो उठ के आ रही है, वो कह रही है हम अलग होंगे। ये जो आपका ये जो हैं, ये जो क्लास कोलैबोरेशनिस्ट कंट्री हैं, डेनमार्क वगैरह, ये वहाँ पे अब ये खेल शुरू हो गया है। इस तरीके से अब जो यूरोस्केप्टिक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये हम कैफियत उसको इसके साथ इसलिए मुबशर मिला रहे हैं कि कहानी मिलती जुलती है। वहाँ पे वारदात ज़रा लिख पढ़ के होती है, मुआहदा करके कानून, मतलब यहाँ पे वारदात ज़रा क्रूड फॉर्म में हो जाती है। पैसे वहीं जाते हैं, जो उधर से पैसे आते हैं पनामा में, वो अमेरिका से भी आते हैं। अमेरिका तो खैर खुद सबसे बड़े काले धन की अब अमाजगा है, आप जानते हैं। जो वहाँ तो अब 3 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे सारी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। वो तो पैसों को वैसे ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इधर से भी माल उधर जा रहा है। नेवाडा वगैरह आप जाएगा, नेवाडा, टेक्सास है, और उनके बहुत ज़्यादा हैं। तो असल में यही इश्यूज़ हैं कि सियासत से जब से ये नज़रियात उठ गए हैं और मालियात आ गई। लेकिन एक हमने बहुत पहले प्रोग्राम्स भी किए हैं 2-3, और तकरीबन को 28 साल पहले एक किताब आई थी, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। हाँ बिल्कुल, उसकी ठीक है ना। और उसमें उसने बताया था कि किस तरह एनर्जी सेक्टर के अंदर जाके हम कौमों को, पूरी उनकी इकोनॉमी को मफलूज कर लेते हैं। और मैं उस वक्त जब पहली बार वो किताब पढ़ रहा था, मुझे लगा वो बोलिविया नहीं, कोलंबिया नहीं, वो पाकिस्तान की कहानी है। और जो इंडोनेशिया के साथ हुआ, जो औरों के साथ हुआ, हमें समझ नहीं आती हमारे ऊपर हुक्मरानों को। देखिए आप, मैं फिर एक मिसाल दे देता हूँ। हम एक ऐसी भैंस की तरह हैं जिसका चारा 200 मिलियन लोगों ने इकट्ठा करना है। इसका इस दूध, देखिए गौर करें ये क्या हुआ है। हुआ ये है कि ये जो हुक्मरानी है ना यहाँ पे, अब ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ये हम पे टैक्स लगाते हैं। इसमें मेन स्टेक होल्डर्स कौन है? आलमी मालियाती इदारे। फिर आपके आगे जिस तरह मैंने आपके प्रोग्राम, तो यहाँ ये पैसे इकट्ठे करने के लिए यहाँ पे अब ये सारी शॉपिंग उधर कर रहे हैं, रहते बाहर हैं, मकान बाहर हैं, घर बाहर हैं, इवन जो बड़ी बड़ी मीटिंग जो होती हैं। मैं ये कह रहा था कि यार उसको ना एक डिफेक्टिव दारुल खिलाफा ही बना दो, तो सारे काम उधर लंदन में वो ट्विन सिटी कर दो ना। ट्विन सिटी कर दो उसको, इस्लामाबाद और लंदन जो है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला तादेर चल नहीं सकता। और ये ऐसे सोए हुए लोग हैं यार। एक मुझे आप बात बताएं, इन इस रूलिंग क्लास को तो छोड़ें, दुनिया की सबसे एडवांस रूलिंग क्लास, वो रात को सोई हुई थी, उसे यही नहीं पता था कि ब्रिटेन में क्या होने वाला है, और वो सुबह पहुँच के थे, देवर स्टन हो गए थे। तो इस तरह के वाक़यात इस तारीख में आने वाले दिनों में पंक्चुएट करेंगे हिस्ट्री को। हिस्ट्री उठेगी, और फिर आप देखेंगे कि इवन यूरोप हो या इवन अमेरिका हो, अमेरिका में बहुत बड़ा बुरान, बर्नी सैंडर्स को रिग करके हिलरी क्लिंटन को आगे लाया। वो ले बैठा था इनको, अगर ये सुपर पैक्स उसको ना डालते। और एक तो उन्होंने वो वहाँ भी आपको पता है रिगिंग नवाडा में की, वो पकड़ी गई, न्यूयॉर्क में, हर जगह पे एस्टैब्लिशमेंट ने उसको आगे किया। तो लोग इसीलिए बेचैन और नाराज़ हैं कि उनके मैंडेट चुराए जा रहे हैं। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, हमारे मुल्क में जितने एनर्जी रिलेटेड मुआहदे हुए हैं, ये प्रूव किया जा सकता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ विद एविडेंस कि इसमें बददियानती है और ये गलत हुए हैं, तो हमें इनको रिविजिट नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। लोग बड़े कहते ये तो बड़ी हमने गारंटीज दे रखी हैं। मैं बोलीविया की मिसाल देता हूँ। वहाँ का जो सदर है, वो सदर बनने से पहले एक चरवाहा था, उससे पहले उसका ये पेशा था, फिर वो उसका तीसरा चौथा टर्म है। और इस वक्त वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो इवन 2008 की रिसेशन में सबसे बड़े ग्रोथ रेट, जेन्युइन और वेलफेयर, ख़ास तौर पे पॉवर्टी रिडक्शन में, वो सबसे आगे रहा है। उसने बुलाया साहब को, जो मुआहदे हुए थे, मुआहदे थे 80-20 के। 80% प्रॉफिट्स लेके जा रही थी MNCs, 20% फेंक के जा रही थी। उसने कहा जी ये उलट होगा, 20% आप लेंगे, 80% मैं लूंगा। लेकिन वो तो अलग बात है ना, यहाँ पे जो कर रहा है उसको नहीं टांगना, जो गंद कर रहा है, जो पाकिस्तानियों का खून चूस रहा है। यार उसमें पता क्या है, देखें ना, जैसे फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं ना। आज जरा एक खबर है, मुझे नहीं पता सही है या गलत है। आज एक किसी हमारी कायमा कमेटी, किसी पार्लिमानी कमेटी के हेड हैं, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पेट्रोकेमिकल के, उसकी आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर लगी हुई है, जनाब एक टैरिफ ऊपर नीचे करा के किसी केमिकल का, तो बाकी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। आज लगी हुई है ना खबर ये। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस तरह बिल्कुल इसहाक डार साहब से मैं हज़ार फीसद इत्तेफाक करता हूँ जब वो कहते हैं कि 12 से 14 या जितने क्वार्टर्स उन्होंने पॉइंट आउट किए थे असेंबली में एक क्वेश्चन के जवाब में, तो ये वो बैठे हुए हैं वहाँ। आपका क्या ख्याल है? आपकी मर्जी का बजट बन रहा है,
एक दिन मैंने एक MMN बैठी थी और मैंने उनसे बात की तो हिल गई एक दफ़ा तो सुन के। मैंने कहा आपको पता है कि आप जब एक फाइनेंस बिल पे हाथ खड़ा करती हैं तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है बजट पास हो जाता है। मैं कहा नहीं, उसका मतलब ये होता है कि 2 बच्चे, एक बच्चा हर 2 मिनट बाद मरेगा यहाँ पे, वो बगैर दवाई के और बगैर रोटी के। नहीं, अब 1 मिनट के बाद मर रहा है। ये अभी मैंने आज वो इट कैन बी वेरीफाइड, बट एक ह्यूज तादाद है। 5 लाख तो औरतें जचकी में मर जाती हैं। सईद काजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते बताऊँगा कि हम लोग आपको आदाद और शुमार दे सकते हैं, हम आपको फिगर्स दे सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपके साथ कितनी लूट मार हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये लूट मार रुक जाए तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, और अगर आप समझते हैं कि लूट मार का बाज़ार गर्म रहना चाहिए तो एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।